नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 दिसंबर 2023 ईस्वी। आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये एक आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसमें आईआर से संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ और लोकेशन है। लोकेशन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ घटनाएं पर्टिकुलर जगह से संबंधित हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार लोकेशन से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आईआर का भी एक टॉपिक समझाऊंगा। हेडलाइन क्या है, तो जो सस्पेंड कर रहे थे एमपी महोदय वगैरह को, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 49 और सस्पेंड किए गए हैं कल, है ना। टोटल 141 141 विपक्ष के सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। और आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी देश के सबसे महत्वपूर्ण बिल को डिस्कस किया जा रहा है। कौन से बिल, तो सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी, एक सेकंड रुक जाइए, पेन मेरा नहीं चल रहा। हाँ, सीआरपीसी, आईपीसी, इसमें संशोधन हो रहा है। उसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य संहिता जो है उसमें भी संशोधन किया जा रहा है। और देश में कानूनी रिफॉर्म को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, लेकिन विपक्ष विहीन रिफॉर्म होगा ये। इस पर विपक्षी सांसदों का ना तो कोई योगदान होगा, ना तो कोई डिस्कशन होगा, कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम सांसद को तो आपका सस्पेंड ही कर दिया गया है, उसके बाद से डिस्कशन को शुरू किया गया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें क्या पूछ सकता है, अपोजिशन बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गया है, और सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बोल रही है कि प्ले कार्ड वगैरह लेकर आए थे इसीलिए हमने सस्पेंड किया। विपक्षी सांसदों की मांग क्या थी? उनका मांग था कि भाई संसद में जो घुसपैठिए घुस गए उस पर गृह मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। अब किसी की भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है ना, कोई तो जवाब देगा ना कि सिक्योरिटी ब्रीच अगर हुआ है तो जिसके पाले में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उस आदमी को सदन में आकर को बताना होगा ना कि हाँ भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या एक्शन लिया। यही तो होता है जवाब देना। तो जवाब तो देना चाहिए। इस पर किससे जवाब मांगा जाएगा बताइए, कौन देगा? राहुल गांधी जी जवाब देंगे क्या, कि ममता जी देंगे? तो कोई नहीं देगा। जो बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, अमित शाह जी, उन्हीं को जवाब देना चाहिए। बाकी बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है कि प्ले कार्ड वगैरह लेकर घुस रहे, बैनर पोस्टर वगैरह लेकर आप आ रहे हो, ये सब अलाउ नहीं है संसद में, इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। आप संसद की कार्रवाई को बाधित करते हैं, तो इसीलिए 141 तक आंकड़ा पहुंच गया। देखते हैं कहां तक जाता है, 150 प्लस जाता है कि नहीं। चलिए आज के मुख्य अपने कहां पर चलते हैं, मुख्य न्यूज़ पर चलते। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा क्या, कि ये जो आईपीएल के कल आपको पता ही है कि कल नीलामी शुरू हो गई थी। तो आईपीएल में बीपीएससी में कई बार, पीसीएस में क्या करते हैं ना, गंदे पीसीएस वाले घटिया से फैक्ट अगर उनको पूछने होते हैं तो आईपीएल में महंगा कौन बिका, या ग्रुप डी वगैरह में जो सवाल पहले पूछे जाते थे अभी पूछे जाते हैं, उस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि खेल से जुड़े हुए न्यूज़ आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें ज़रा देख लीजिएगा किस टीम ने कितनी बाजी लगाई है और किसको ज़्यादा पैसा मिला है, किसको कम मिला है, ये अपने खुद से देख लीजिएगा आप न्यूज़पेपर में। ओके, मैं आर्टिकल पर ले जाता हूँ। आर्टिकल आज का बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल? आज का एफआरए से संबंधित है। एफआरए क्या होता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब देखिए, आज से काफ़ी साल पहले इसको लाया गया था, लेकिन 17 वर्ष के करीब में हो गए हैं इस एक्ट को लाए हुए। उसके बाद इस पर द हिंदू में डिटेल आर्टिकल आया था कि भाई फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है, ये जो एक्ट इस काम को जिस काम को करने के लिए लाया गया था इस एक्ट को, वो काम ये एक्ट सही तरीके से नहीं कर रही है जिन लोगों के लिए लाया गया। तो इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, 18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा अधिनियमित अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी, ध्यान में रखिएगा, वन अधिकार की मान्यता अधिनियम, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट का अनुसमर्थन किया था। कब किया था? तो 18 दिसंबर 2006 को। मैं क्यों ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक तो हिंदू में आर्टिकल आया था, बहुत ही बड़ा सा आर्टिकल था। दूसरा ये है ना कि यूपीएससी मेंस में इस पर आधारित सवाल पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ कि भाई आपसे भी ना पूछ ले, और वैसे भी पता होना चाहिए आपको, है ना। देखिए क्या है कि जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत के सामाजिक पर्यावरणीय विधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि यह कथित वन अतिक्रमण पर लंबे समय से जारी रहे संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही यह अधिक लोकतांत्रिक व ऊर्ध्वगामी वन शासन के सृजन का प्रयास करता है। ये इसका इंट्रो था कि ये जो एक्ट था वो इसलिए लाया गया था कि जो परंपरागत निवासी हैं वन एरिया के, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, साथ ही थोड़ा सा लोकतांत्रिक तरीके से वन से संबंधित चीज़ों को डील किया जाए। ठीक ना, बेसिक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई ये एक्ट लाया क्यों गया था।
अब आगे देखते हैं इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को और फिर देखेंगे इसमें क्या खामियां आ रही, क्या चुनौतियां आ रही हैं। ओके, यह अधिनियम कई पीढ़ियों से वन में निवास कर रही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार की मान्यता, उनका पुनः स्थापन, उन्हें निहित करने से संबंधित है। जो पारंपरिक तरीके से वन में रहने वाले मूल निवासी हैं, सामान्य तौर पर जनजातियां ही रहती हैं वनों में, तो उन्हीं के लिए लाया गया था इसको। वन अधिकारों का दावा ऐसे किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ी 75 वर्ष से मुख्य रूप से जीविका के वास्तविक आवश्यकताओं के वन या वन भूमि पर निर्भर रहे हों। ऐसी कोई भी जो परिवार है, कोई भी लोग हैं, वो इन अधिकारों का दावा कर सकते हैं जो कम से कम 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर आश्रित हों या वन के इलाकों में रहते हों। अब यहीं से आपका पीटी का स्टेटमेंट बनना शुरू हो जाता है। आपसे पूछ लेगा कि जो व्यक्ति वन में रह रहा है उन सभी के होंगे, नहीं, कम से कम 3 पीढ़ी का इसमें क्राइटेरिया बनाया गया है, या मूल रूप से 75 वर्ष कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यह FDST ऊपर लिखा था और OD, देखिए FDST, इसको पढ़ लीजिएगा, FDST और OTFD, ओके, कि आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। ग्राम सभा को, ये पीटी फैक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट के लिए, ग्राम सभा को ऐसे किसी व्यष्टिक वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों की प्रकृति एवं सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार है। इसे मूल रूप से अधिकार किसको दिया गया है? ग्राम सभा को ज़्यादा पावर दिया गया। इसलिए मैंने बोला लोकतांत्रिक तरीके से जो लोकल बॉडीज होती है उनको थोड़ी सी शक्तियाँ दी गई है इनसे संबंधित फैसलों को लेने के लिए। ओके, यह अधिनियम 4 प्रकार के अधिकारों की पहचान करता है। कौन कौन से अधिकारों की पहचान करता है? पहला है स्वामित्व का अधिकार, ठीक है, दूसरा है उपयोग का अधिकार, तीसरा है राहत व विकास का अधिकार और चौथा है वन प्रबंधन का अधिकार। तो स्वामित्व का अधिकार किसका होगा? यह FDST और OTFD को ऐसे भूमि पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक स्वामित्व का अधिकार देता है जिन पर उनके द्वारा खेती की जा रही हो। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है और किसी नई भूमि का अनुदान नहीं किया जाएगा। कोई एक ऐसा परिवार जो वहाँ पर रह रहा है और वो खेती कर रहा था बहुत पहले से किसी वन की भूमि पर, तो उस परिवार को उस वन की भूमि का स्वामित्व दे दिया गया। ठीक है, लेकिन 4 हेक्टेयर तक की भूमि का हम आपको स्वामित्व दे सकते हैं, इससे ज़्यादा के एरिया को हम आपका स्वामित्व नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। उपयोग का अधिकार, वन निवासियों को गौण वन उत्पाद, वन उत्पाद क्या होता है? जैसे पत्ते हो गए या कोई और उत्पाद हो गया, तो गौण वन उत्पाद होते हैं, प्राप्त करने, चारागाह का उपयोग करने आदि का अधिकार है। राहत और विकास का अधिकार, अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास का अधिकार और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार संरक्षण के प्रतिबंधों के अधीन है। क्या है इसमें कि किसी को अगर स्थापित कर दिया गया, वन से भगा दिया गया किसी कारण से या हट गए वहाँ से, उनको फिर से पुनः स्थापित वहाँ पर किया जा सकता है जहाँ के वो मूल निवासी है। वन प्रबंधन के अधिकार क्या है? इसमें ऐसे किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार शामिल है जिसमें पारंपरिक रूप से सतत उपयोग के लिए संरक्षण करते रहे हैं कि आप जहां पर रह रहे थे उस एरिया को आप संरक्षित कर सकते हैं, वहां पर फिर से कोई पेड़ लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ये सब अधिकार किसको दिया गया है? तो वहीं के मूल निवासियों को दिया गया है। ये चीज़ पहले क्लियर हो गया कौन कौन से 4 अधिकार दिए गए हैं, और ये चीज़ क्लियर हो गया कि किनको ये अधिकार प्राप्त है जो कम से कम 3 पीढ़ी से वन एरिया में या वन भूमि पर आश्रित हों। ठीक है, आगे बढ़ें। FRA 2006 के कार्यान्वयन के पीछे का क्या तर्क था? देखिए, ये जो एक्ट बनाया गया था इसका मूल उद्देश्य था कि भाई जहाँ वो वहाँ पर परंपरागत तरीके से रह रहे हैं उनको अधिकारों के साथ क्यों ना वहाँ पर रहने दिया जाए। पहला तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, इसीलिए उनको स्वामित्व भी दिया गया। वन के अंदर भूमि का 4 हेक्टेयर के करीब भूमि का स्वामित्व दिया गया। और सरकार को ये पता था कि अगर वन में जनजातीय रहेंगे, जनजातियाँ रहती हैं, तो इससे वन सुरक्षित होता है कहीं ना कहीं। जनजाति लोग प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान कभी भी नहीं पहुँचाते हैं क्योंकि उनसे वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार को ये था कि भाई एक एक्ट बनाकर जो आए दिन खनन की घटनाओं के कारण या फिर बूचर्स के द्वारा या फिर कई सारे लोग जो होते हैं शिकारी होते हैं उनके द्वारा क्या होता है कि वहाँ पर जाके उनको भगा दिया जाता है, जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है या फिर जंगल को हड़प कर फैक्ट्रियाँ बना ली जाती है, रिजॉर्ट बना लिए जाते हैं, ये सब बना ली जाती है। इसी के कारण सरकार ने एक एक्ट बनाकर उनको थोड़ा सा अधिकार दे दिया था कि आप क्या करें, आप यहीं पर रहें, आपको ज़मीन का भी अधिकार दे रहे हैं हम। और ग्राम सभा को ये अधिकार दिया कि इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहला निदान कौन प्रदान करेगा? ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया। लोकल बॉडीज़ को मजबूत किया गया। ओके,
एफआरए 2006 को नई पीढ़ियों से वन में निवास करी, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड से वंचित, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता, उनके पुनः स्थापन, उन्हें निहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वही जो मैंने बताया उसी को इन्होंने भारी भरकम शब्द में लिखा हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य औपनिवेशिक व उत्तर औपनिवेशिक भारत की वन प्रबंधन नीति, जहां पर मतलब कि आज़ादी से पहले की नीतियां और आज़ादी के बाद की नीतियां जो हैं, जहां वनों के साथ वनस्पतियों के सहजीवी संबंध को स्वीकार नहीं किया गया के कारण वन निवासी समुदाय के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। इसमें जो हमारे औपनिवेशिक काल के कानून थे, जिसमें केवल एक और एक ही मकसद था कि भाई ज़मीन हड़प लिया जाए वन का, अंग्रेजी कानून था वो। अब आज़ाद भारत में भी कई सारे जो कानून बने हैं, उनका केवल और केवल एक ही मकसद था। उसमें उन्होंने ये संबंध स्वीकार ही नहीं किया था कि वन निवासियों का संबंध होता है उस वन के साथ, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी अन्याय को दूर करने के लिए कि जो भाई जो वन में रह रहे उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, इसीलिए एफआरए एक्ट को 2006 में लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य वनस्पतियों को सतत तरीके से वन संसाधनों तक पहुंच बना सकने, उनका उपयोग कर सकने, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को संबंधित करने और वनवासियों को गैर कानूनी बेदखली विस्थापन से बचाने के लिए इसको लाया गया था। उद्देश्य भी पता चल गया आपको इस एक्ट का। वन निवासी समुदाय को किन अन्यायों का सामना करना पड़ा। अब देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है। औपनिवेशिक पहले के युग में क्या होता था वनों के एरिया में। इंटरेस्टिंग टॉपिक हर दिन नहीं होता है, लेकिन जरूरी टॉपिक होता है। आपको रोज के जैसे तड़का वाला टॉपिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बेहद जरूरी एक्ट है। एफआरए एक्ट से 2006 से यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा गया है और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आए दिन चर्चा में रहता है ये वनों को लेकर, जनजातियों को लेकर। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। मैं कोई बोरिंग चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होता है कोई चीज़ तभी मैं पढ़ाता हूँ आपको। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। पूर्व औपनिवेशिक युग में क्या होता था। पूर्व औपनिवेशिक युग में स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र या जहाँ तक कि व्यापक क्षेत्र के वनों पर पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। लोगों को पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। लोग वन जो होते थे, वो वन जो होता था सार्वजनिक वस्तु होता था, सब उसका उपभोग करते थे, नुकसान नहीं पहुंचाता था। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। भले ही राजा या सरदार विशिष्ट वनों में शिकार के अपने अधिकार का दावा करते थे, फिर भी स्थानीय समुदाय को वन से अन्य सभी लाभ प्राप्त होते थे। राजा या सरदार वन में शिकार करने भले ही जाते थे, लेकिन वन पर कभी अधिकार करने की कोशिश नहीं करते थे। आपने कभी सुना है कि किसी राजा ने वन पर अधिकार कर लिया हो? दोआब पर अधिकार के लिए लड़ाई हुए, लेकिन वनों पर कोई अधिकार नहीं करता था, क्योंकि वन सबके होते थे। ओके, औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1878 पेश किया, जो एमिनेंट डोमेन यानी राजा सदैव समस्त संपत्ति का स्वामी होता है के विचार पर आधारित था। यानी कि वन भी हमारा, जल भी हमारा, तालाब भी हमारा, कुआं भी हमारा, खेत भी हमारा। ये सिद्धांत कब शुरू हुआ है? तो औपनिवेशिक युग में शुरू हुआ है। उससे पहले ये चीज़ भारत में नहीं था, और इसके कारण से क्या हुआ, जो वन निवासी थे उनके अधिकार सीमित होने लग गए। यहाँ तक कि लकड़ी को बचाने के लिए उन्होंने झूम खेती पर भी, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तकनीक है, जिसमें झाड़ी वन को जलाओ, खेती करो, फिर अगले दिन कहीं और वन जलाओ, खेती करो, नॉर्थ ईस्ट में आज भी ये चीज़ होता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये अन्याय इनके साथ शुरू हो गया। और भारत में इस चीज़ को आगे भी किया गया था भाई। आज़ादी के बाद भी वानिकी कार्यों के लिए श्रमबल सुनिश्चित करने हेतु वन ग्रामों की स्थापना की गई, जहां अनिवार्य श्रम बंधुआ श्रम के बदले परिवार, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी शामिल, तो किसी कार्य करने तो पट्टे पर भूमि दी जाती थी। बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ें जो हैं वन निवासियों के साथ शुरू हो गई। चूँकि वन अब राज्य की संपत्ति घोषित कर दिए गए थे, वन उत्पादों तक हर तरह की पहुँच सीमित, अस्थायी व शुल्क योग्य हो गई। वन को राज्य की भूमि भारत सरकार ने भी घोषित कर दिया। आपको पता है कि मुगलों के बाद तक के, उत्तर मुगल तक की जो स्थिति थी भारत में, उसमें कोई भूखा नहीं मरता था। आपने कभी सुना है कि मुगल के एरा में अकाल पड़ा हो भारत में, या मुगलों तक में? मैं मुगलों को कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाल की घटनाएं जो आप सुनते हो, कब सुनते हो? पलासी के युद्ध के बाद आप सुनते हो अकाल की घटनाएं भारत में हद से ज़्यादा। तो अकाल कई बार प्रकृति जनित से ज़्यादा मानव जनित होती थी, क्योंकि वनों पर पहले सार्वजनिक अधिकार होता था, तालाबों पर पहले सार्वजनिक अधिकार होता था, किसी जमींदार का अधिकार नहीं होता था। कुआं पर पहले पर्सनल भी होता था और सार्वजनिक भी होता था। ज्यों-ज्यों अंग्रेजों का शासन बढ़ता गया, उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को भी लोगों की संपत्ति घोषित करना शुरू कर दिया। तो जो वन से पहले फल खाकर तो अपना पेट भर सकते थे, जिस किसान की उपज नहीं हुआ है वो क्या हो गए? तो वो भूखे हो गए। और अंत में अगर आप आनंद मठ बुक पढ़ेंगे, आनंद मठ पता ही होगा आपको, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। तो इसमें बताया गया है कि मानव भक्षी भी हो गए थे इंसान अकाल के दौरान। एक इंसान दूसरे इंसान को मार कर खा जाता था भूख के कारण से। तो यहाँ तक स्थिति पहुँच गई थी कब? तो अपने भारत में औपनिवेशिक युग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ उसके
क्या हैं, तो फैक्टर्स हैं जिसमें वनों पर कब्जा करना सबसे बड़ा फैक्टर था एक। ओके, चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉड समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, देश की स्वतंत्रता के बाद परिदृश्य में अधिक बदलाव नहीं आया। जब सरकार ने जल्दबाजी में रियासतों और जमींदारों को भारत संघ के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया तो उनके वन क्षेत्रों को राजा की संपत्ति घोषित कर दिया। वहाँ रह रहे वन निवासियों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। हमने केवल देखा कि ये रियासत शामिल हो जाए, नो मैटर उस रियासत में उस राजा ने क्या किया हुआ, किस संपत्ति पर कौन कब्जा करके बैठा है, ये चीज़ हमने नहीं देखा। इसके कारण से क्या हुआ, जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग थे उनकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, और सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जो वहाँ पर 4-4, 5-5, 10-10 पीढ़ी से हजार वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनको हमने क्या कहना शुरू कर दिया, अतिक्रमणकारी, कि ये वन का अतिक्रमण करने वाले लोग हैं। वो कहाँ से अतिक्रमण कर रहे, वो तो वहीं रह रहे थे, है ना। वे लोग जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे थे अचानक ही अतिक्रमणकारी बन गए। बाद में सरकार ने बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रो मोर फूड जैसे विभिन्न अभियानों के तहत वन भूमि को पट्टे पर तो लिया, लेकिन उन्हें कभी भी उचित रूप से विनियमित नहीं किया गया। सरकार से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। बांधों से विस्थापित लोगों को वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई। वे अन्य स्थानों पर वन भूमियों का अतिक्रमण के लिए बाध्य हुए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, हर अधिनियम का एक पक्ष और दूसरा विपक्ष भी होता है। इस अधिनियम के कारण भी कहीं न कहीं वन के जो मूल निवासी थे, वन संरक्षण के नाम पर उनके साथ अन्याय हुआ। जो लोग हजारों वर्षों से वन को संरक्षित कर रहे थे उनको हमने क्या मान लिया, अतिक्रमणकारी, कि वन को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिनियम 1980 की कल्पना भी एमिनेंट डोमेन के ढांचे के भीतर ही की गई। यही एमिनेंट डोमेन पता ही है आपको कि सरकार की संपत्ति है सारी की सारी भूमि, सारे के सारे वन। आज आपको पता चल रहा होगा कि कई बार हम किसी एक्ट को पढ़कर जब आगे बढ़ जाते हैं तो उसके कुछ दूसरे मुद्दे भी होते, दूसरा पक्ष भी होता है जो हमसे छूट जाता है। यही वो पक्ष है जो पॉलिसी मेकर ने जब दिल्ली में बैठकर सारी पॉलिसी बना दी, पूरे देश पर लागू कर दी, उस एरिया में जाकर देखा ही नहीं या उस एरिया के लोगों को पॉलिसी बनाने में शामिल किया ही नहीं गया, तो उसका क्या परिणाम निकला। उसका परिणाम यही निकला कि जो लोग वन की सुरक्षा कर रहे थे हजारों वर्षों से, उनको क्या मान लिया गया कि वन के दुश्मन हैं आप, है ना। अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने के लिए भी कई समुदायों को बलपूर्वक उनकी वन भूमि से बाहर कर दिया गया। अभयारण्य स्थापित करने के लिए, टाइगर रिजर्व और अभयारण्य वगैरह को स्थापित करने के लिए जो वहाँ पर रह रहे थे उन्हीं को हमने पकड़ पकड़ के बाहर करना शुरू कर दिया। ये आज़ाद भारत की कहानी चल रही है। विकास के लिए वनों का उपयोग करते समय स्थानीय लोगों की राय पर विचार नहीं किया गया। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जब पॉलिसी मेकर ज़मीन से दूर होते हैं ना, जब केवल और केवल रूम में बैठकर सारी पॉलिसी बना दी जाती है, लोकल लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं है, तो इसी तरह की चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। आज तक आपने पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़ा होगा, आज उसका दूसरा पक्ष आज आपको पता चला होगा। तो दूसरा पक्ष अधिक दयनीय स्थिति वाला है ना। सोचिए, जहाँ पर आप जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव को भूमि खाली करा के बोल दिया आज से ये सरकार की भूमि है, आज से हम इसको संरक्षित करेंगे, है ना। तो उल्लेखनीय शुल्क वसूलने के बावजूद उनके जीवन पर पड़े प्रभाव के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा तक नहीं दिया गया। जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग थे, भारत सरकार ने उनके साथ अन्याय किया था। यहाँ पर एक तरफा अनदेखी करके। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको याद ही होगा 1972 ईस्वी, उसी के बाद भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था और उसी के बाद ये अन्याय का जो सिलसिला शुरू हुआ वनों को संरक्षित करने के नाम पर, तो 2006 में जाके थोड़ा सा रुका है। क्यों रुका है कि हमने पहली बार ये देखा कि भाई जिनको हम बाहर निकाल रहे हैं उनके बाहर निकालने से अधिक वन का नुकसान हो रहा है ना। आगे बढ़ते, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 इन ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने में किस प्रकार से मदद करता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इस एक्ट के द्वारा अतिक्रमण जैसे शब्दों पर थोड़ा सा प्रहार किया गया। तथाकथित अतिक्रमण के मुद्दे को दिसंबर 2005 से पहले मौजूदा वास करने और खेती या अन्य गतिविधियों को जारी रखने के व्यष्टिक वन अधिकार को मान्यता देने के माध्यम से संबोधित किया गया है। पूर्ण अधिकार मान्यता के साथ वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाना, अभिगम्यता और नियंत्रण के मुद्दे को ग्राम समुदाय के वनों तक पहुँच एवं उपयोग करने और गौण वन उत्पाद के स्वामित्व व बिक्री के अधिकार को मान्यता देने के रूप में संबोधित किया गया है। और मनमोहन सिंह की सरकार और वर्तमान की मोदी जी की सरकार ने भी वन उत्पाद को लेकर जो जनजातियों के लिए कार्यक्रम कुछ चलाया था। तो ये क्या बताता है कि भाई सरकार को ये पता चला कि ये जो वन में रहने वाले लोग हैं इनकी आजीविका वन से ही चलती है, तो क्यों नहीं इनको वन पर और ज़्यादा निर्भर बना के वन को भी संरक्षित कर लिया। देखिए जनजातीय लोग, वाकई ये चीज़ सच होता है, वो वन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो वन की पूजा करते हैं, उनका देवता का स्थान होता है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है ना। आगे क्या है,
हालांकि कुछ विपक्ष में भी सामने आए, कई सारे शिकारियों के साथ मिलकर जानवरों को बेचते भी हैं, ये भी सत्य है। ओके, अब अगला क्या है कि यह विकेंद्रीकृत वन प्रशासन सुनिश्चित करता है। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है कि स्थानीय समुदाय को जोड़ता है, ग्राम सभा को जोड़ता है, जिससे क्या होता है कि लोकल लोगों के मुद्दे भी दिखते हैं आपको एक्ट बनाते समय या रूल रेगुलेशन बनाते समय। जब किसी समुदाय के पास वन का अधिकार होता है, इसका अर्थ होता है कि उसे वन में किसी बदलाव में अपनी बात रख सकने का एक स्वतः अधिकार प्राप्त है। जब किसी समुदाय को वन का अधिकार दिया जाता है FRA के तहत, तो उसको क्या दिया जाता है कि वन से संबंधित कोई भी रूल रेगुलेशन बनेगा तो आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे, आकर यहाँ पर अपनी मांग को रखेंगे। नियमगिरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिकार की पुनः पुष्टि भी की गई। इस मामले को जरा ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल लिखना हो तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिया था कि भाई वन में जो लोग रहते हैं उनका अधिकार सबसे पहले है उस पर। ओके, हालांकि वन संरक्षण नियम 2022 और FCA संशोधन 2023 इस अधिकार को दरकिनार करना चाहते हैं, फिर भी राज्य ऐसे सहमति तंत्र स्थापित करना चाहता है और स्थापित करके कहीं न कहीं वन अधिकार दिए गए हैं कि इनको जनजातीय लोग। अब इसके मुद्दे क्या है, तो व्यष्टिक अधिकार बनाम सामुदायिक अधिकार, कि भाई राज्य का क्या अधिकार है, लोगों का क्या अधिकार है, ये सब कुछ मुद्दे हैं। कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से वन का अधिकार दिया गया है उसको सही तरीके से नहीं दिया गया है, कई सारे गलत लोगों को भी वन का अधिकार दिया गया है। कमजोर कनेक्टिविटी से ग्रस्त डिजिटल प्रक्रिया भी है, उन एरिया में सामुदायिक वन अधिकारों को अपूर्ण मान्यता दिया गया है। अधिकांश राज्यों में CFR की सीमित मान्यता है, सभी राज्यों में CFR को संपूर्ण रूप से मान्यता नहीं दिया गया है। संरक्षणवादी और डेवलपमेंट लॉबी के लिए सुविधाजनक है ये। वन संरक्षण के नाम पर जो भी कुछ करते हैं पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं उस लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। ये इसके विपक्ष में पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक्ट मैंने पढ़ा दिया है आपको। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ IR से संबंधित है और बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला न्यूज़ है IR का भारत और ओमान के संबंध। ओमान के जो किंग हैं वो भारत आए थे और 2-3 दिन की यात्रा थी और वो यात्रा बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। न्यूज़पेपर में, कहीं प्रिंट मीडिया में तो आपको दिखेगा भी 1-2 जगह, लेकिन आपको ऑनलाइन TV मीडिया में कहीं पर नहीं दिखेगा, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। तो बड़े मुद्दे के लिए उन लोगों के पास समय नहीं होता है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओमान और भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि उसके बगल अगल के मैप के कारण से वो बहुत ज़्यादा चर्चा में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे दुनिया पर खाद्य व तेल संकट गहरा गया है। एक हूती विद्रोही होते हैं, इन्होंने धमकी दिया कि हम लाल सागर को बंद कर देंगे, है ना। इसके कारण से क्या हो गया, चर्चा में आ गया पूरा का पूरा। मैं ओमान का मैप भी दिखाऊंगा आपको, सब ध्यान में रखिएगा। IR का टॉपिक है, इसलिए IR में सीधा सीधा सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। ओमान का मैप दिखाऊंगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। हाल ही भारत और ओमान द्वारा भारत ओमान संयुक्त दृष्टिकोण भविष्य के लिए साझेदारी को अपनाया गया, जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए मंच तैयार कर रहा है। द्विपक्षीय भारत का खाड़ी देशों में जो सबसे प्रिय मित्र में से होगा तो उसमें से ओमान का नाम पहला आता है। ओमान केवल भारत का नहीं, दुनिया के किसी भी देश से इस देश की दुश्मनी नहीं है और अच्छे शासक है, अच्छा देश है ये, है ना। अरेबियन देश होने के बावजूद ही बहुत ही लिबरल देश माना जाता है ओमान। ओके, दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के लिए मार्ग तैयार कर रहा है और सामरिक रूप से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसका लोकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसके लोकेशन के इर्द गिर्द हमने कुछ डेवलपमेंट भी किया है। क्या डेवलपमेंट किया है वो सब मैं आपको बताऊंगा। यह विजन विशेष तौर पर 8 से 10 क्षेत्रों में साझेदारी स्थापित करने पर केंद्रित है। 8 से 10 क्षेत्रों में हम कनेक्टिविटी के और अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की 8 से 10 क्षेत्रों में हम सहयोग की बात कर रहे हैं, जिनमें समुद्री सहयोग पहला नोट कीजिएगा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य का मतलब होता है कि भाई एक दूसरे के यहाँ लोग आए, कृषि व खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये 8 से 10 ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिसमें भारत और ओमान मिलकर काम करने वाले हैं, है ना। द्विपक्षीय बैठक के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह सबके साथ फोटो भी आया उनकी, इनका देखा होगा आपने। द्विपक्षीय समझौते दोनों देशों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्चर, वित्तीय अपराध से निपटने। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्तीय अपराध का मतलब क्या होता है, ओमान से कोई कुछ चोरी करके भारत भाग गया, भारत से कोई कुछ चोरी करके ओमान भाग गया, ओमान से बैठे बैठे भारत में फ्रॉड हो रहा है, भारत से बैठे बैठे ओमान में फ्रॉड हो रहा है। वित्तीय चोरी, पैसे को लेकर हेरफेर अगर दोनों देशों को नागरिक एक दूसरे के यहाँ पर रह के करेंगे तो हम उन पर रोक लगाएंगे। ओमान ने भारतीय संस्कृति व संबंध परिषद की हिंदी पीठ की स्थापना करने से क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला पॉइंट आपके लिए ये हो गया। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच CAPA को अंतिम रूप से देने को लेकर वार्ता चल रही है। हमने CEPA किसके साथ साइन किया है, तो हमने UAE के साथ साइन किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने साइन किया है। अब हम बढ़ रहे हैं किसके साथ, तो अरेबियन कंट्री में अगला कौन है, तो ये है हमारा ओमान।
क्यों हम अरेबियन कंट्री के साथ झट से CAPA कर लेते हैं? क्योंकि हमारा इनके साथ व्यापार हमेशा सरप्लस में रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो देश है ना, इनके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं है, बालू है, पूरा रेत है, तो हम इनको खूब सारा सामान बेचते हैं और इनके यहाँ पर भारतीय सामान को पसंद भी किया जाता है। भारतीय खाद्य वस्तुएं हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, उसके अलावा भारतीय उत्पाद, कपड़े, भारत के कपड़े बड़े पसंद किए, भारत के गहने, ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारे पसंद की जाती है ना। और IT में तो हम बेचते ही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगला क्या है, दोनों देश CAPA को लेकर वार्ता चल रही। CAPA जब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बहुत सारे चीज़ों पर अपना अपना शुल्क हटा लेंगे और व्यापार को आबाद रूप से चलने देंगे। ओमान भारत निवेश फंड भी बनाया गया है। दोनों पक्षों ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ओमान भारत निवेश फंड, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एक फंड बनाया है, ओमान और भारत ने मिलकर। तीसरे चरण की घोषणा की, जिसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने के किया जाएगा। भारतीय इकोनॉमी का जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। सेकेंडरी में भी बहुत सारे सेक्टर हैं, प्राइमरी में भी बहुत सारे सेक्टर हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हमारा सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है, वैसे हालांकि इस सेक्टर में, इस क्वार्टर में एग्रीकल्चर में हमने निगेटिव ग्रोथ को दर्ज किया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी होता रहता है, क्वार्टर में ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी हमारी इकोनॉमी के सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर होगा, उसमें ओमान क्या करना चाहता है, निवेश करना चाहता है। अगला क्या है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। इस निधि को, इस फंड को SBI तथा ओमान निवेश प्राधिकरण, ओमान इन्वेस्टमेंट प्राधिकरण जो वहाँ पर है, के बीच समान हिस्सेदारी वाले संयुक्त सहयोग के रूप में शुरू किया गया है, जिसे पहले चरण में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, उसके बाद 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन हुआ है। पहले चरण में 100 मिलियन डॉलर का एक साझा वित्त कोष बनाया जाएगा और निवेश के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरे में क्या किया जाएगा, 200 मिलियन डॉलर का बनाया जाएगा। तो पैसे को मत ध्यान में रखिएगा, बस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। डिजिटल भुगतान तथा व्यापार। अब देखिए, डिजिटल भुगतान में हम वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में UPI जैसा डिजिटल ट्रांजैक्शन का टेक्नोलॉजी दुनिया में आज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सच है, अमेरिका हो या चीन हो, दुनिया में बहुत अच्छे से डिजिटल पेमेंट के सिस्टम हैं, लेकिन UPI जैसा सस्ता सुगम तकनीक पूरे दुनिया में नहीं है, जिसमें 30 सेकंड के अंदर पेमेंट की भी सुविधा होती है ना। ओमानी प्लेटफॉर्म के सहयोग से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का उपयोग करने की संभावना पर चर्चा हुई है। और हम UPI को कहाँ से कनेक्ट करेंगे, ओमान के इंटरफेस से कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ओमान में भी UPI का उपयोग हो सकेगा। इसके अतिरिक्त रुपये में व्यापार करने की संभावना पर भी विचार किया गया है। डॉलर को छोड़कर रुपये को हम बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, रुपये को बढ़ावा देने से ये होगा कि भाई रुपये में पैसा व्यापार करो, है ना। अगला क्या है, हालांकि ये अभी चर्चा के कारण में ही है। क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी हमने बात की, हम अब रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं। दोनों देश के नेताओं ने हमास या इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष सहित क्षेत्रीय व वैश्विक मामलों में दृष्टिकोण पर आदान प्रदान किया है और बातचीत भी की है। उन्होंने आतंकवाद की चुनौती पर चर्चा की और फिलिस्तीन के मुद्दे के समाधान के लिए 2 राज्य के समाधान की वकालत की। 2 स्टेट थ्योरी की भारत हमेशा से बोलता है, 2 स्टेट थ्योरी लागू करो इजराइल में। दोनों देश वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, फिलिस्तीन भी और कौन सा, इजराइल भी। ऐसा नहीं हो सकता केवल इजराइल हो, फिलिस्तीन के लोग वहाँ पर रह रहे थे, ये सच है। इसलिए उनको भी वहाँ पर मान्यता देनी पड़ेगी। भारत सरकार का यही पक्ष है और यही होना भी चाहिए, है ना। अब देखते हैं कि जरा हम दोनों के रिश्तों की पृष्ठभूमि क्या है। भारत ओमान रिलेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट IR के टॉपिक में से एक है। आज तारीख कितना हो गया, 20 दिसंबर हो गया, तो इसलिए 69 में तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि पेपर बन गया होगा आपका 69 का, लेकिन 70 BPSC में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के टॉपिक से सवाल पूछा जाए। PT में भी पूछा जा सकता है ओमान के लोकेशन से संबंधित सवाल, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। IR में जब तक आपके पास पॉइंट नहीं होगा लिखने के लिए, तो IR में आप सोच कर ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जो मुद्दा है उसी को तो लिखेंगे ना आप, इसीलिए इस तरह के टॉपिक को ज़रा अलग से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अरब सागर के पार के दोनों देश भूगोल, इतिहास व संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हड़प्पा काल के हमारे पास प्रमाण है कि हम ओमान के साथ व्यापार करते थे, या खाड़ी देशों के साथ, बहरीन वगैरह के साथ, है ना। उनके बीच मधुर व सौहार्दपूर्ण संबंध है। हमारा सॉफ्ट पावर बहुत अच्छा काम करता है अरेबियन देशों में। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, बॉलीवुड, भारतीय खाने, भारतीय संगीत, भारतीय एक्टर एक्ट्रेस, परिधान, हमारे कल्चर, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे लोग वहाँ के जो हैं वो आपको दिखेंगे कि भारतीय कल्चर, भारतीय संगीत, नृत्य, मूवी, इन सब को बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब देशों में भी भारतीय कल्चर और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो सॉफ्ट पावर का भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कीजिएगा जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो। ओके, अगला देखिए क्या है कि मधुर संबंध वगैरह तो है ही। ओमान सल्तनत
सल्तनत है वहाँ पर आज भी, इसलिए मैंने किंग का नाम लिया, मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बोला, किंग का नाम लिया। ओके। खाड़ी भारत का एक सामरिक साझेदार है तथा खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग व हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंच पर महत्वपूर्ण वार्ताकार है। IURA का भी सदस्य है ओमान। गांधी शांति पुरस्कार 2019 स्वर्गीय एच सुल्तान काबूस को भारत ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने, उनके नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्रों में शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता के लिए प्रदान किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2019 हमने किसको दिया था? तो जिनकी मृत्यु हो गई, MS सुल्तान काबूस को दिया गया था। ये बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं ओमान के, है ना। रक्षा संबंध क्या है? संयुक्त सैन्य सहयोग समिति भी हमारे बीच में है। JMCC रक्षा के क्षेत्र भारत ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है। इसकी वार्षिक बैठक होने की संभावना है। 2018 में जब 9वीं JMCC की बैठक ओमान में आयोजित की गई थी, तब से इसका आयोजन नहीं किया जा सका है। अब उम्मीद की जा रही है फिर से इसका बैठक आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास कौन कौन से होते हैं? तो अल नजाह ये सैन्य अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, ईस्टर्न ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, PT के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बाह, ये क्या है? तो हमारे बीच नौसैनिक अभ्यास है। आर्थिक व वाणिज्यिक संबंध भी है। संयुक्त आयोग बैठक व संयुक्त व्यापार परिषद जैसे संस्थागत तंत्र भारत ओमान के बीच आर्थिक सहयोग की देखरेख करते हैं। भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं ओमान को। ओमान से खरीदते कम है, बेचते ज़्यादा है ओमान को, इसलिए हम ओमान के साथ जो इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं, उसे हम इसीलिए डेवलप करते हैं। हम चीन के साथ कभी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा व्यापार घाटा हो जाएगा। इन देशों के साथ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा व्यापार सरप्लस में रहता है इनके साथ में। ओके। वर्ष 2022 के लिए ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है ओमान के लिए, तेल के लिए, है ना। भारत वर्ष 2022 के लिए ओमान के गैर तेल निर्यात के लिए संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसके आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है ये। ओके। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है। टाटा और बहुत सारी जो कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां, ये सब बहुत सारा पैसा लगा के बैठी ओमान जैसे देशों में। तेल से लेकर स्टील तक में हर चीज़ में हमारा पैसा लगा हुआ है। हमारी कंपनियां वहाँ पर काफ़ी दिनों से सक्रिय है ना। ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष, भारतीय स्टेट बैंक व ओमान के जनरल रिजर्व फंड्स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ज्वाइंट एडवेंचर है हम दोनों देशों के बीच में ये चीज़ है ना, SBI के बीच में और वहाँ के कंपनी उसके बीच में, जो भारत में निवेश करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन है। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है भारत में निवेश को लेकर। ये एक बनाया गया कोष जो सामान्य रूप से वेंचर का काम करता है। ओमान में भारतीय समुदाय लगभग 6.2 लाख भारतीय हैं। ओमान की जनसंख्या ही बहुत कम है, उसमें इतने सारे भारतीय बसे हुए हैं। ओमान में 200 वर्षों से अधिक समय से भारतीय परिवार रह रहे हैं और भारत के लोगों की अच्छी छवि भी है अरेबियन देशों में, ओमान वगैरह में। ओके। अब देखिए, अभी मैं लोकेशन आपको दिखाऊंगा, तब जाकर और क्लियर होगा। लोकेशन दिखाऊंगा, लेकिन हमारे लिए ओमान की बाकी चीज़ें तो दूसरी है। पहला है कि हमारी स्ट्रेटेजिक रूप से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ओमान में। क्यों है अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में, चिंता मत कीजिए, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। ओमान हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को ओमान के सागर से जोड़ता है। फारस होगा, फारस की खाड़ी को ओमान के सागर से जोड़ता है, ओमान की खाड़ी से। और ओमान की खाड़ी अरब सागर का उत्तर पूर्वी वाला, उत्तर पश्चिम का इलाका है ना। आयात का 5वां हिस्सा आयात करता है तेल का। तेल भारत आयात करता है बहुत सारा। रक्षा सहयोग मजबूत ओमान रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। रक्षा आदान प्रदान फ्रेमवर्क MOU द्वारा निर्देशित होते, जिसे हाल ही में 2021 में नवीनीकृत किया गया था, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। खाड़ी देशों में ओमान एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बल की तीनों सेवाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेता है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पदचिन्ह का विस्तार करने के लिए रणनीतिक कदम के रूप में भारत ने सैन्य उपयोग व रसद सहार के लिए सहायता के लिए ओमान का डुक्कम, अब यही मुझे आपको बताना था इतनी देर में, डुक्कम पोर्ट भारत ने ओमान से हासिल की है, बंदरगाह तक पहुँच हासिल की है। किसको काउंटर करने के लिए? तो एक साथ चीन के और पाकिस्तान के जो सामरिक रूप से डेवलप किया जा रहा है, पाकिस्तान में एक पोर्ट है, उसको काउंटर करने के लिए हमने डुक्कम पोर्ट पर पहुंच हासिल कर ली है। और आज नहीं की 2018 से हम हासिल करके बैठे हुए वहाँ पर। ऐसे ही थोड़ी ना हम चीन को घेरने देंगे हम खुद को, हमारी भी तो कुछ रणनीति है। तो उसी के तहत हमने डुक्कम पोर्ट प्राप्त किया। अभी मैं दिखाऊंगा उसको लोकेशन आपको।
यह चीनी प्रभाव और गतिशीलता का मुकाबला करने के लिए भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है। ओके, डुक्कम पोर्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। डुक्कम बंदरगाह ओमान के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अरब सागर और हिंद महासागर की स्थित है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओमान के बारे में कुछ तथ्यों को देख लीजिए। सीमावर्ती देश है, उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात है, पश्चिम में दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब है, दक्षिण में यमन है इसके सीमा के साथ। मरुस्थल, ओमान में सबसे बड़ा मरुस्थल रब अल खाली या एम्प्टी क्वार्टर जिसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट के लिए। रब अल खाली कहाँ पर है ये मरुस्थल? तो ये है आपका ओमान में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ पर है? ये मरुस्थल है। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ मरुस्थलों का नाम ध्यान में रखिएगा। ओमान में बारहमासी नदियाँ नहीं हैं, हालांकि मौसमी बारिश के दौरान वादियाँ मौसमी नदी तल के साथ प्रभावित होती है। सबसे उल्लेखनीय वादी बानी खालिद है जो प्राकृतिक तालाबों और आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचा पर्वत अल हजर पर्वत श्रृंखला है। जेबेल शम्स ओमान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए आगे जरा कि ओमान कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये ओमान का मैप है। ये ईरान में हम यहाँ पर चाबहार को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान और चीन मिलकर दोनों सीपीसी के तहत एक पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो हमने एक यहाँ पर पोर्ट डेवलप किया है चाबहार, और एक यहीं पर है दक्कम पोर्ट, है ना। इससे क्या होगा, हम इसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये हॉर्मुज की जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी जिसको पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है, और गल्फ ऑफ ओमान को कौन जोड़ता है? तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है। यहाँ पर ईरान का कब्जा है, यहाँ पर ईरान का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, और ये ओमान देश है। ओमान की राजधानी तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे पता करके कि इसकी राजधानी क्या है। इसकी सीमा किससे किससे लगती है? तो ये देखिए, ये है यूएई का इलाका है, ये सऊदी अरब है, और ये कौन है? तो ये यहाँ पर यमन है ना, यमन देश है। यहीं पर अभी अगला न्यूज़ इसी से संबंधित है, यमन देश से संबंधित, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, और दक्कम पोर्ट ध्यान में रखिएगा, चाबहार ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर पाकिस्तान का जो पोर्ट है उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये हम दो पोर्ट को यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट है ये, और इसके द्वारा हम किसको काउंटर करते हैं? तो अरब सागर को पूरा सुरक्षित करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के जो संयुक्त रूप से परियोजना है उसको भी हम कहीं ना कहीं काउंटर करते हैं और नज़र रखते हैं उस पर। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ से पहले मैं आपको इस न्यूज़ का ज़रा इंपॉर्टेंट बताऊंगा। यूएस अनाउंस न्यू टास्क फोर्स टू काउंटर हूती रेड सी थ्रेट। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कितना बड़ा सा न्यूज़ था। यूएस लॉन्चेज मल्टी नेशनल पुश टू प्रोटेक्ट रेड सी फ्रॉम हूती स्ट्राइक्स। हूती विद्रोही जो है ना, उन्होंने कसम खा ली है। क्या कसम खाई है? मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम रेड सी से किसी को पार करने के जाने नहीं देंगे। इसी तरह का, मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसी तरह का उन्होंने कसम खाया। अगर आपको मैं दिखाऊंगा ना, तो उन्होंने बोला है कि हम जब भले ही कितनी ही जान जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन हम अमेरिका को इस इलाके में रहने नहीं देंगे। हम इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं कर देंगे। इसी तरह का उन्होंने बोला है अपनी भाषा में। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई छोटा मोटा क्या है तो धमकी नहीं है, क्योंकि हूती विद्रोही काफ़ी ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। इनका समर्थन कौन करता है हूतियों का? तो ईरान इनका समर्थन करता है। ठीक है, अब रेड सी में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण से इन्होंने धमकी दी? इन्होंने धमकी दिया कि भाई रेड सी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, तो हमास को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए इजराइल को बहुत ज़्यादा आप समर्थन दे रहे हो, तो हम आपको रेड सी में इतनी आसानी से नहीं चलने देंगे। ये पूरा न्यूज़ है। तो ये लॉयड ऑस्टिन है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बोला है कि हम बहुत सारे देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो हम नेता बनते हैं दुनिया के सो कॉल्ड, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और हम सब मिलकर रेड सी को क्या करेंगे? तो रेड सी को हम संरक्षित करेंगे। लेकिन रेड सी है हिंद महासागर के बगल में। हिंद महासागर की बात आएगी तो हमारी बात क्या नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला न्यूज़ था उसी संबंधित। नेतन्याहू कॉल्स मोदी टू डिस्कस मैरीटाइम थ्रेट इन रेड सी। अगला न्यूज़ क्या था कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से बात करके इस चीज़ के बारे में बात की है कि भाई रेड सी को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अरब सागर में बहुत सालों से हम हूती विद्रोही और हूती विद्रोही नहीं, सोमालिया के जो ग्रुप होते हैं, अलग अलग जो समुद्री डाकू होते हैं, लड़ाकू होते हैं, समुद्र के जहाज़ों पर कब्जा करते रहते, उनसे हम बहुत समय से लड़ रहे हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। तो हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो मोदी जी से बोल रहे हैं कि आप भी इस इलाके में ज़रा देखिए, और हमें देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि ये केवल अमेरिका और इजराइल की बात नहीं है, बात हमारी भी है। क्यों है?
अब जो ज़रा रेड सी को देखकर ही पता चलेगा आपको कि क्यों हमारी भी बात है। ओके, ध्यानपूर्वक देखिएगा रेड सी को। ये गल्फ ऑफ ओमान वगैरह पढ़ा दिया मैंने आपको, ये न्यूज़ यहाँ से संबंधित था। अब दूसरा न्यूज़ देखिए ये कहाँ जाता है, ये स्वेज नहर के थ्रू में यूरोप से जोड़ता है। तो यूरोप से अगर हमें भारत को कुछ भी आयात करना है, निर्यात करना है, तो हमारा सबसे अच्छा रूट कौन सा है, तो यही तो रूट है। और यूरोप से अगर अमेरिका को कनेक्ट करना है तो वो अटलांटिक महासागर के थ्रू हो जाएगा, लेकिन भारत को तो स्वेज नहर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और यहीं पर यमन में इन हूती विद्रोहियों का कब्जा है, ठीक है। और हूती विद्रोही यहाँ पर एक जल संधि है, बाब अल मानदेब, क्या बोला है तो उस जल संधि को बाब अल मानडेव कहा जाता है इंग्लिश में, वैसे हिंदी में मानदेव कहा जाता है। तो बाब अल मानदेव की जल संधि कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर से नहीं, अदन की खाड़ी से जोड़ता है रेड सी को, लाल सागर को अदन की खाड़ी से। इसके अगल बगल के देश कौन से हैं वो ज़रा देख लेते हैं। तो इजिप्ट है, यहाँ पर सूडान है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, सोमालिया है। इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया, ये इथियोपिया का डायरेक्ट तो रेड सी से नहीं लगता है, लेकिन ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहलाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इसको। और इथियोपिया का डायरेक्ट रेड सी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सोमालिया का है, इथियोपिया का है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिबूती को ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये देश जो है ना, ये दुनिया के सारे देशों का यहाँ पर सैन्य अड्डा है जिबूती में। जिबूती का खाना पानी ही इसी से चलता है कि उसके यहाँ पर आके सैन्य अड्डा बना लो, उसका खाना दे दो, बस यही इससे चलता है। सूडान को ध्यान रखिएगा, इजिप्ट को ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा प्लेयर है रेड सी में, यमन है और सोमालिया है। और भारत का बहुत बड़ा व्यापार चलता है इसके थ्रू में। भारत यूरोप को जो भी चीज़ें भेजता है, बहुत सारे सामान हम भेजते हैं, या यूरोप को कोई भी सामान एशिया से प्राप्त होता है तो उसका प्रमुख रूट जो है वो रेड सी से होते ही है। इसीलिए अब हूतियों ने क्या किया है, तो यहाँ पर धमकी दी है। अब धमकी दी है तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और निकाला है क्या अमेरिका ने, तो उन्होंने बोला है कि हम बहुत सारे देशों को, जिसमें इंक्लूडिंग यूएस, यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स एंड स्पेन, इन सारे देशों को मिला रहे, क्योंकि इन सारे देशों के हित हैं यहाँ पर। इन सभी देशों को हमने बोला है चलो मिलकर लड़के आते हैं, अपना अपना लाठी डंडा ले लो चलो। तो वही कहानी यहाँ पर हो रहा है सेशल्स के साथ, और इन सभी देशों के साथ मिलकर कहाँ पर जा रहे हैं, तो रेड सी को बचाने के लिए, हूती विद्रोही से बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। अगला जो न्यूज़ है इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये न्यूज़? हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है, जो रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र में हितधारकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज क्या है, तो लीड्स 36 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, सेवा, मानव संसाधन का आकलन करने के लिए स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है, जो कौन जारी करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। लीड्स अभी भी केंद्र राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक दक्षता को सुधार करने, कार्य को पहचान करने का मार्गदर्शक तंत्र है कि कौन सा राज्य कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लीड्स की कल्पना 2018 विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर किया गया था, और इसी के तहत भारत के सभी राज्यों की रैंकिंग दी जाती है। इसमें कौन कौन सा चीज़ देखते हैं हम, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्या है, लॉजिस्टिक सर्विस कौन कौन सा देते हैं आप, और ऑपरेटिंग और रेगुलेटरी के लिए इन्वायरमेंट आपके देश, आपके राज्य में कैसा बना हुआ है, कार्यप्रणाली क्या है। यह रिपोर्ट मई से 2023 जुलाई के बीच में अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित 36 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों को 7,300 से अधिक प्रतिक्रियाएं शामिल की गई, और उसी के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। उपलब्धि क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात सहित 13 राज्यों केंद्रशासित प्रदेश को लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपलब्धि हासिल कर ली है इन राज्यों ने, अलग अलग रैंकिंग है। फास्ट मूवर्स जो बहुत तेजी से सुधार कर रहे हैं, उनमें केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को लॉजिस्टिक इंडेक्स में फास्ट मूवर्स के रूप में पहचाना गया है। इस क्षेत्र पर लॉजिस्टिक सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति और सुधार को दिखाया है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, आपके राज्य परिवहन की सुविधा किस प्रकार से डेवलप है, फैक्ट्री से माल निकलने के बाद कितनी आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है, इसी पूरे सिस्टम को लॉजिस्टिक तंत्र कहा जाता है। एस्पायरेंट और आकांक्षी राज्य कौन कौन से हैं, एस्पायरेंट व आकांक्षी श्रेणी में गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अपना बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक परिस्थिति तंत्र विकास की संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। जिन राज्यों में खराब चीज़ होता है तो उसको हम पॉजिटिव वर्ड देकर क्या बोलते हैं, संभावना बहुत अच्छी है इस राज्यों में, तो वही संभावना वाले राज्यों में हम शामिल हैं, हम नहीं बहुत सारे राज्य शामिल हैं इसमें। नीति रूप में सुधार, रिपोर्ट में लॉजिस्टिक के लिए उद्योगों की स्थिति, डिजिटल पहल, लॉजिस्टिक डेटा बैंक, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के साथ राज्य लॉजिस्टिक नीतियों के संरेखन जैसे नीतिगत सुधारों के महत्व पर जोर दिया गया है, और बोला गया है कि नीतिगत सुधार करिए। ये रहा राज्यों के रैंक, इसको जरा ध्यान रखिएगा।
कोस्टल, लैंडलॉक्ड, नॉर्थ ईस्ट, यूनियन टेरिटरी, अचीवर्स, फ्रंट मूवर्स, एस्पायर्स। तो हम कहाँ पर हैं? तो हम इसी में हैं, बिहार आपको इसी में दिख जाएगा। ओके, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। लॉजिस्टिक लीड्स 2023 को कई बार ये पूछ लेता है आपसे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? तो विश्व बैंक के द्वारा पहले बनाया जाता था, जिसमें हम क्या करते हैं, तो कई सारे पैमाने पर हम देशों की गुणवत्ता जांचते हैं कि भाई क्या है इसमें देशों का रैंकिंग। भारत का 139 देशों में 38वें स्थान पर है विश्व बैंक की रैंकिंग में। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने बहुत सारे पहल चला रखे हैं, PM गति शक्ति और बहुत सारी योजनाएँ हैं लॉजिस्टिक के सुधार को लेकर। अगला न्यूज़ बिहार से संबंधित है। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई। नीतीश बाबू तो एकदम बिल्कुल हाई वोल्टेज में चल रहे हैं आजकल, घोषणा पे घोषणा हो रहा है। उसी में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। ये औद्योगिक क्षेत्र बिहार के गया, कांग्रेचुलेसन गया वालों, मुंगेर वालों जो देख रहे हैं उनको भी कांग्रेचुलेसन, नालंदा वालों को भी कांग्रेचुलेसन, आपके यहाँ पर बनाया जाएगा। इन औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना की जाए। उत्तरी बिहार नाम का कोई चीज़ बिहार में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सारे विकास, सारे अच्छे काम आपको दक्षिणी बिहार में ही दिखेंगे। तो जिनमें भारी उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग शामिल हैं। बिहार के गया जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में 1670 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। भूमि मत याद रखिएगा, बस आप ये याद रखिएगा, गया, मुंगेर और नालंदा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट नीतीश बाबू का सबसे फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें नालंदा और गया पर तो कुछ ज़्यादा ही उनकी निगाह रहती है। चलिए, अच्छी बात है, कहीं पर भी हो अच्छी चीज़ है, डेवलप हो रहा है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में एक बड़े मंदिर का और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर, ये कहाँ पर है? तो बनारस में है, इसका उद्घाटन किया था। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, इस मंदिर के बारे में बस ध्यान में रख लीजिएगा। ये रहा इसका फोटो, 7 मंजिला मंदिर बनाया गया आई थिंक, और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है बनारस में। इसका प्रधानमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया, इसलिए मैंने बता दिया। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे टॉपिक थे। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।